हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनुराग अरोड़ा। स्वागत है हमारे चैनल पर। और कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, कल हमने सेल की इंट्रोडक्शन करी थी। सेल जो चैप्टर है हमने स्टार्ट कर दिया है क्लास 9th के लिए, 8th के लिए ये भी यूजफुल है। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है, देखिए सेल में 3 चीज़ें थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, जो जनरल चीज़ें। तो हम सबसे पहले आज स्टार्ट करने वाले हैं न्यूक्लियस, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है सेल को समझने के लिए, पूरी बायोलॉजी को समझने के लिए। डीएनए वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि आपको क्लियर करना जरूरी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, शेयर करो सबके साथ। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, चाहे बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी साइंटिफिक प्रोसेस हो, इसको समझने के लिए न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। देखिए ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस इज कंट्रोलर ऑफ द सेल, हमने पहले भी बात करी थी। न्यूक्लियस इज कंट्रोलर ऑफ द सेल, बहुत सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। अब न्यूक्लियस के पार्ट्स देख लेते हैं पहले जल्दी से। देखिए न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय ए डबल मेम्ब्रेन। जैसे सेल की मेम्ब्रेन होती थी, वैसे ही इसकी भी अपनी मेम्ब्रेन है। दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ए डबल मेम्ब्रेन। सो इट इज ए डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब 2 लेयर्स है मेम्ब्रेन की, 2 लेयर्स है यहाँ पे, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। सो इट देयर इज ए डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में स्पेस होगा। इन मेम्ब्रेन्स के बीच में स्पेस होगा, स्पेस बिटवीन द मेम्ब्रेन्स, दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में स्पेस होगा। फिर अंदर वही, ये जो यहाँ पे लिक्विड सब्सटेंस है दैट विल बी न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो यहाँ पर लिक्विड सब्सटेंस इसके अंदर फील्ड है दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे साइटोप्लाज्म था, न्यूक्लियस के अंदर का है, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये मेम्ब्रेन जो है, ये मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूअस नहीं होती, मेम्ब्रेन बीच बीच में इंटरप्टेड होती है। मेम्ब्रेन इज इंटरप्टेड एट इंटरवल्स, बीच बीच में मेम्ब्रेन इंटरप्टेड है, उसको हमने कहा है न्यूक्लियर पोर। उसको हमने क्या कहा है? न्यूक्लियर पोर। इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू ही न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में कॉन्टिन्यूटी है। तो न्यूक्लियर पोर के थ्रू ही एक कॉन्टिन्यूटी है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है। फिर एक आप यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये होता है न्यूक्लियोलस। थोड़ी बाद में बात करेंगे इसकी, पर पहले मेन आ जाइए इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं क्रोमैटिन। ये दिख रहे हैं, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, इन्हें हम कहते हैं क्रोमैटिन। दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करना जरूरी है। यहाँ पे क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन, दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। अब ये क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है। आज सारी कंफ्यूजन क्लियर करेंगे किस किस में। क्रोमैटिन क्या है, जो यहाँ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, एक टर्म आप पढ़ेंगे क्रोमोसोम। डीएनए क्या होता है, जीन क्या होता है, ये 4 टर्म्स की बात करेंगे। डीएनए क्या होता है, जीन क्या होता है, क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, ठीक है। ये 4 टर्म्स आपकी बुक में आती है, पर बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, तो आज इसको डिस्कस करेंगे अब हम, ठीक है। देखिए क्या है, ये जो क्रोमैटिन बेसिकली है, ये डीएनए ही है। ये क्या है, डीएनए। और डीएनए क्या होता है, डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और ये है क्या, इसे आप कह सकते हैं इट इज ए लार्ज मॉलिक्यूल। ये एक बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल है, डीएनए एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। डीएनए इज ए लार्ज मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल है। केमिकल स्ट्रक्चर आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे इसका। डीएनए एक लार्ज मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, डीएनए का फंक्शन क्या है। देखिए डीएनए जो है, इट इज बेसिकली हेरिडिटरी मटेरियल। डीएनए इज हेरिडिटरी मटेरियल, मतलब पेरेंट से अगली जनरेशन में, पेरेंट से अगली जनरेशन में जो करैक्टर जाने हैं वो डीएनए के थ्रू जाने हैं। मतलब डीएनए एक इन्फॉर्मेशन है, आप ऐसे मान लीजिए जैसे पेन ड्राइव के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है ना, तो डीएनए एक इन्फॉर्मेशन कोडिंग, एक इन्फॉर्मेशन कोड हो रखी है इसके अंदर, एक इन्फॉर्मेशन की कोडिंग है, कुछ कोड की फॉर्म में एक स्पेशल मैसेज पड़े हैं डीएनए के अंदर, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी है, बहुत सारी मैसेजेस पड़े हैं एक स्पेशल कोडिंग की फॉर्म में, दैट इज डीएनए। जैसे हम ह्यूमन है, ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन ही होगा, चिंपैंजी का चिंपैंजी होगा, शेर का बच्चा शेर ही होगा, हाथी नहीं होगा। क्यों? ये सारी इन्फॉर्मेशन है डीएनए के अंदर। वो एक स्पीसीज की अगली जब जनरेशन आती है, ह्यूमन से ह्यूमन का बच्चा, एलिफेंट से एलिफेंट का बेबी, तो ये इन्फॉर्मेशन पास होती है।
जिससे कि वो स्पीसीज तो सेम रहे, लोयन का बेबी लोयन ही होगा, स्पीसीज तो सेम रही, इतनी इन्फॉर्मेशन थी। और पेरेंटल करैक्टर भी उसमें आए, पेरेंट्स से ही उसके अंदर डीएनए गया। देखिए हल्के फुल्के चेंजेस भी देखे जा सकते हैं, जैसे हम सब ह्यूमन, हमारा फेस वगैरह सब अलग है, चेंजेस भी डीएनए देता है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है, एक इन्फॉर्मेशन भी उसके अंदर है कि स्पीसीज सेम रहे, ये है डीएनए। और एक मॉलिक्यूल है, केमिकली है, एक केमिकल स्ट्रक्चर है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। डीएनए एक लंबा मॉलिक्यूल है, इस तरह से आप देखेंगे, इस तरह का हेलिक्स जैसा स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। अगर आप अभी नहीं ज़्यादा डिटेल में जाएंगे हम, इस तरह से एक हेलिक्स जैसा स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। समझिए एक मॉलिक्यूल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। ठीक है, क्लियर हो गया, लिख लीजिए। डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, लार्ज मॉलिक्यूल है, हेरिडिटरी मटेरियल है, इंफॉर्मेशन है, इतना कर लीजिए नोट। अब देखिए क्रोमैटिन क्या होता है, हमें यहाँ पे था ये थ्रेड लाइक मटेरियल क्रोमैटिन। क्रोमैटिन डीएनए और ये रिलेशन क्या है इसमें, देखिए क्या है, हमने बात करा डीएनए इज ए लार्ज मॉलिक्यूल। अगर डीएनए की हाइपोथेटिकल हम कैलकुलेशन से लेंथ कैलकुलेट करें ना, तो डीएनए की लेंथ आती है 2 मीटर। डीएनए की लेंथ कितनी आती है, 2 मीटर। इट इज ए ह्यूज लेंथ, एक डीएनए मॉलिक्यूल की लेंथ 2 मीटर आ जाएगी, पूरा एक्सटेंड हो जाए तो। सेल तो माइक्रोमीटर का है, माइक्रोस्कोपिक, और मीटर 2 मीटर, आप समझ रहे हैं, ह्यूज लेंथ। तो ऐसे तो पैक रह नहीं सकता ये सेल में, है ना, ओपनली तो रह नहीं सकता डीएनए, इतने छोटे से सेल में मीटर्स का डीएनए नहीं रह सकता। तो इसीलिए जो डीएनए है वो पैक हो जाता है। डीएनए जो है, डीएनए गेट्स पैक, कोइलिंग होगी डीएनए की, बहुत ज़्यादा कोइल होगी, जिसे हम कहते हैं सुपर कोइलिंग। सुपर कोइलिंग, इससे भी एक एक्सट्रीम लेवल पे कोइलिंग हो जाती है, बहुत कोइल होगा और कोइल होगा, पैक हो जाएगा, पूरा कॉम्पैक्ट हो जाएगा। ठीक है, डीएनए। तो उसी पैकिंग को, उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होता है। देखिए डीएनए मॉलिक्यूल है, तो डीएनए प्लस प्रोटीन्स, डीएनए प्लस प्रोटीन्स। देखिए मैं पहले भी कह चुका हूँ बायोलॉजी में, प्रोटीन्स को आप डाइटरी प्रोटीन की तरह मत समझिएगा। प्रोटीन इज ए केमिकली, प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन एक मॉलिक्यूल्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ प्रोटीन से भरी है, एंजाइम जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं, प्रोटीन्स का इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो डीएनए कुछ प्रोटीन्स के साथ पैक हो जाता है, ये डीएनए, ये मान लीजिए प्रोटीन्स है, डीएनए प्रोटीन्स के साथ ऐसे पैक हो जाता है और पैक हो जाता है, और ये डीएनए और प्रोटीन पैक होके एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हमने कहा है क्रोमैटिन। उसी को हमने कहा है क्रोमैटिन। ये देखिए, ये है हमारा क्रोमैटिन। तो ये है कि बेसिकली डीएनए प्लस प्रोटीन, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में पैक हो चुकी है, उसको हमने कहते हैं क्रोमैटिन। क्लियर है? तो क्रोमैटिन क्या है, डीएनए प्लस प्रोटीन विच आर पैक्ड टू फॉर्म ए फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। डीएनए प्लस प्रोटीन और एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बना, दैट इज क्रोमैटिन। क्लियर है? अब देखिए ये है क्रोमैटिन, डीएनए और प्रोटीन से क्रोमैटिन बना। क्रोमैटिन और ज़्यादा पैक हो जाएगा और ज़्यादा कंडेंस हो जाएगा तो क्रोमोसोम बनता है। पर नॉर्मली हम न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन देखते हैं, क्रोमोसोम ऐसे नहीं पड़ा होता। एक नॉर्मल सेल में क्रोमैटिन मिलेगा। क्रोमोसोम कब बनेगा, जब सेल डिवाइड करता है। ये हम बहुत बाद में बात करेंगे सेल डिवीजन की। सेल डिवीजन क्या होता है कि नवा सेल बनना है, एक सेल जब बड़ा हो जाता है उससे वो डिवाइड करता है और सेल बनाता है, कितना भी डिवाइड कर सकता है। तो जब सेल्स डिवाइड करते हैं ना, तब ये क्रोमैटिन का थ्रेड और पैक हो जाएगा। जब डीएनए, समझ रहे हैं, जब सेल डिवाइड होने वाला है, एक सेल से 2 सेल बनने हैं, तो अंदर जो क्रोमैटिन है वो और कॉम्पैक्ट हो जाएगा, थ्रेड से क्रोमोसोम बन गया। ठीक है, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बन गया, मतलब और कॉम्पैक्ट हो गया, तब हम उसे कहते हैं क्रोमोसोम। तो समझ रहे हैं, ये डीएनए था, ये प्रोटीन्स के साथ पैक हुआ, यहाँ प्रोटीन्स दिखा देता हूँ, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना, कॉम्पैक्ट होकर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन बहुत ज़्यादा कंडेंस हो गया तो बन जाते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर्स, क्रोमोसोम, जिन्हें हम कहते हैं क्रोमोसोम, जिन्हें हम कह देते हैं क्रोमोसोम। समझ गए, डीएनए फिर क्रोमैटिन, फिर और पैक होके क्रोमोसोम बना, उन्हें हम कहते हैं क्रोमोसोम। वो सेल जब डिवाइड हो रहा है, वो साइकिल चलता है, एक सेल डिवीजन, तभी दिखते हैं हमारे क्रोमोसोम। तो क्लियर है, डीएनए, क्रोमैटिन एंड द क्रोमोसोम। ठीक है, अब देखिए एक जो टर्म और रह गई हमारी, दैट इज अबाउट द जीन्स। जीन्स क्या होते हैं, व्हाट आर जीन्स? जीन्स को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, दैट जीन इज ए segment of DNA. Gene is a segment of DNA that controls a character. That लिख लीजिए, DNA, gene is a segment of DNA that controls a character.
that control a particular character. Gene is a segment of DNA that control a particular character. समझते हैं अभी क्या कहना चाह रहे हैं? Gene is a segment of DNA that control a particular character. देखिए हमने DNA की बात करी, ऐसे एक लंबा सा मॉलिक्यूल होता है DNA, जस्ट ऐसे दिखा रहा हूँ आपको, एक लॉन्ग मॉलिक्यूल है DNA। और DNA से पता है अल्टीमेटली क्रोमैटिन और क्रोमोसोम बने हैं ना, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम भी इसी से बने, इसी की पैकिंग से बने हैं। तो चाहे DNA कह लो चाहे क्रोमोसोम अभी कह लो कि जीन क्या है, सेगमेंट ऑफ DNA और सेगमेंट ऑफ ए क्रोमोसोम, एक ही बात है, पर टिपिकली हम डिफाइन करते हैं सेगमेंट ऑफ DNA दैट कंट्रोल ए कैरेक्टर। क्या है जीन? सेगमेंट ऑफ DNA दैट कंट्रोल ए कैरेक्टर। DNA का कोई एक सेगमेंट ले लीजिए, इतना हो सकता है, इतना हो सकता है, कितना भी हो सकता है। या क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट कह लीजिए, ये एक जीन है, ये एक जीन है और ये कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा। इट विल कंट्रोल ए कैरेक्टर। मतलब कैरेक्टर से मेरा क्या मतलब है? देखिए हमारा जो भी बॉडी की अलग अलग फीचर्स है, चाहे प्लांट बॉडी हो, कोई भी एनिमल बॉडी हो, मेरा स्किन कलर, मेरा आई कलर, मेरा ब्लड ग्रुप, ये सारों को हम कैरेक्टर कहेंगे। मेरा मोर्फोलॉजिकल, मेरा जो बॉडी का कोई कैरेक्टर, कि मेरा ब्लड ग्रुप कैसा है, मेरा आई कलर कैसा है, मेरा स्किन कलर कैसा है, प्लांट है, प्लांट का सीड कैसा है, प्लांट का फ्लावर कलर कैसा है, ये सारे कैरेक्टर है। फ्लावर का कलर कैसा है, ह्यूमन के केस में स्किन का कलर कैसा है, ब्लड ग्रुप कैसा है, ये सब कैरेक्टर है। ब्लड ग्रुप कैसा है, तो अल्टीमेटली डीएनए कंट्रोल कर रहा है हमारे बहुत सारे कैरेक्टर्स को। ऑलमोस्ट एक एक कैरेक्टर को डीएनए का एक पार्ट कंट्रोल करता है। डीएनए का एक पार्ट किसी ना किसी, हर एक किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। मतलब अलग पार्ट अलग को करेगा। शायद ये पार्ट हो सकता है फ्लावर के कलर को कंट्रोल करता हो, शायद ये वाला पार्ट जो है प्लांट की हाइट को कंट्रोल करता हो, शायद ये वाला पार्ट प्लांट की हाइट को करता हो। तो ये अलग जीन होएगा, ये जीन 2, ये जीन 1, ये 2 जीन हो गए। एक जीन है वो शायद फ्लावर का कलर कंट्रोल कर रहा है, एक जीन है वो प्लांट की हाइट कंट्रोल कर रहा है। तो जीन क्या हुआ? सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कंट्रोल ए पर्टिकुलर कैरेक्टर, सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कंट्रोल ए पर्टिकुलर कैरेक्टर। और ये कंट्रोल करता कैसे है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया डीएनए इज ए इंफॉर्मेशन है, उसमें इंफॉर्मेशन कोड हो रखी है। डीएनए एक इंफॉर्मेशन, डीएनए एक मॉलिक्यूल है जिसमें इंफॉर्मेशन कोड हो रखी है, ठीक है। तो अगर आप इंफॉर्मेशन को, एक आपके पास फाइल है ना पेन ड्राइव में, अगर उसमें कोई सॉन्ग है, बॉलीवुड सॉन्ग है, आप उसे कितना भी आगे ट्रांसफर मारेंगे वो फाइल वैसी रहेगी। कंप्यूटर में भी वैसी फाइल दिखेगी, है ना, लैपटॉप में भी वैसी, फ़ोन में भी वैसी, किसी भी जगह डाल दीजिए वो इन्फॉर्मेशन वैसे ही दिखेगी। तो कुछ इसी तरह से वो इन्फॉर्मेशन आगे 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 जाके कंट्रोल करती है कैरेक्टर को। समझ रहे? अगर इन्फॉर्मेशन चेंज होगी कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन है, अभी ऐसी इन्फॉर्मेशन थी, कुछ अलग फॉर्म में इन्फॉर्मेशन थी, तो रेड फ्लावर था, वो इन्फॉर्मेशन चेंज होगी, जीन चेंज हो गया थोड़ा सा, तो शायद वाइट फ्लावर आ जाए, और चेंज होगी शायद पर्पल फ्लावर आ जाए। तो इस तरह से वो इन्फॉर्मेशन जो है, जीन एक इन्फॉर्मेशन है डीएनए के ऊपर, एक सेगमेंट है जीन जो कि किसी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। क्लियर है? जीन क्लियर हो रहा है? जीन एक बार फाइनली बता देता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या था? डीएनए प्लस प्रोटीन आपस में कंबाइन हो गए तो क्या बना? क्रोमैटिन बना, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था। क्रोमैटिन और कॉम्पैक्ट हो जाता है, सेल डिवीजन पे क्रोमोसोम बनता है। 3 चीजें क्लियर है? डीएनए, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, ऑल एंड द सेम थिंग, उसी की पैकेजिंग है, डीएनए, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम। और जीन भी कोई अलग चीज नहीं है, इसी के सेगमेंट को कहा है। किसको कहा है? सेगमेंट ऑफ डीएनए को जीन कहा है। सेगमेंट ऑफ डीएनए को हमने जीन कहा है, जो किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, जो किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। इतनी चीज क्लियर है? ये क्लियर है? ठीक है। अब जो हमारा एक पार्ट रह गया, ये है न्यूक्लियोलस। मैंने कहा था हम बात करेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है देखिए, स्फेरिकल, स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर, यूजुअली इट इज 1 इन नंबर, एक ही होता है, कभी कभी 2 हो सकते हैं, एक ही होता है जनरली, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस की खास इंपॉर्टेंस क्या है? लिख लीजिए, राइबोसोम के बनने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, राइबोसोम सिंथेसिस में। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम एक और पार्टिकल है जो हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। राइबोसोम और पार्टिकल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं, सेल के बाहर छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिनका नाम होता है राइबोसोम। लिख लीजिए, राइबोसोम। तो ये जो न्यूक्लियोलस है ना, इसका बहुत ही अहम रोल है राइबोसोम सिंथेसिस में। लिख लीजिए, न्यूक्लियोलस का एक रोल है राइबोसोम सिंथेसिस में। अब न्यूक्लियोलस खुद क्या है?
न्यूक्लियोलस एक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। जैसे न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन थी ना, इट इज मेम्ब्रेन लेस, इसके ऊपर खुद के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो इसलिए हम न्यूक्लियोलस को ऑर्गेनेली नहीं कहेंगे। न्यूक्लियोलस कोई अलग से सेल ऑर्गेनेली नहीं है। हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेली होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, उनके ऊपर मेम्ब्रेन होती है। पर न्यूक्लियो, कोई आपसे पूछे न्यूक्लियोलस इज ऑर्गेनेली, नो, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, मतलब ये इसी के साथ कंटिन्यूटी में, न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ बिल्कुल कंटिन्यूटी में है, और ये कोई ऑर्गेनली नहीं है क्योंकि मेम्ब्रेन नहीं है। समझ गए, दिस इज नॉट ए ऑर्गेनली। काम क्या है इसका, राइबोसोम सिंथेसिस करवाता है। ये ना कुछ डीएनए और प्रोटीन से बना होता है, ये भी डीएनए प्रोटीन से बना होता है। हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चर का, इतना याद कर लीजिए अभी। न्यूक्लियोलस जो है ये राइबोसोम सिंथेसिस करवाता है, और ये ऑर्गेनली नहीं है, सिर्फ एक पार्टिकल है न्यूक्लियस के अंदर जिसका फंक्शन है राइबोसोम सिंथेसिस में। तो क्लियर है, न्यूक्लियस एक डायरेक्टर है सेल का, कंट्रोलर है सेल का, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोलस है उसमें जहाँ से वो राइबोसोम बनवा रहा है, और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है डीएनए की फॉर्म में। और डीएनए ही है जो मेरे करैक्टर को कंट्रोल करे, मेरा ब्लड ग्रुप, प्लांट के करैक्टर, किसी भी जीव जंतु का करैक्टर हो, इन्फॉर्मेशन डीएनए में है ना। डीएनए कॉम्पैक्ट होकर क्रोमैटिन बनाता है, फिर क्रोमोसोम बनते हैं बहुत कॉम्पैक्ट होकर सेल डिवीजन के टाइम में। और जीन क्या है, सेगमेंट्स है जो उन करैक्टर, एक करैक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं जीन का, हमारा जो ब्लड ग्रुप है ए बी ओ है ना, ये सारे एक जीन से कंट्रोल होते हैं। उस जीन को हमने ह्यूमंस में नाम दिया हुआ है आई। अलग अलग होते हैं वो जीन, थोड़ा सा वेरी करता है। आई ए, या 10th क्लास में पढ़ेंगे, आई ए आई बी, वो ब्लड ग्रुप कंट्रोल करे, ये जीन होता है आई जीन। अगर आई जीन चेंज हो गया, ए ब्लड ग्रुप आएगा, बी आएगा, ये आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये ब्लड ग्रुप के लिए हमारा जीन है, जिसे हम डिनोट करते हैं सिर्फ आई से, स्मॉल आई ले लीजिए या आई ले लीजिए। समझ गए, ये है जीन। देखिए करैक्टर को कंट्रोल करता है ब्लड ग्रुप को। तो बहुत क्लियर होना, ध्यान से वीडियो नोट कर लीजिए चाहे इन चीज़ों को, डीएनए, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम एंड जीन, 4 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बायोलॉजिकल स्टडी में, डीएनए जीन्स का कॉन्सेप्ट। चलिए फिर और वीडियोस में हम अगले ऑर्गेनेल्स के साथ मूव करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, बाय फ्रेंड्स, थैंक्स।